जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही कमाल करते हैं, हमारे होश उड़ा देते हैं, हमारी बोलती बंद कर देते हैं। हाँ, मैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में बात कर रही हूँ, जो पूरी तरह से विकलांग थे। वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे, फिर भी पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द आ गया। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। तो चलें स्टीफन हॉकिंग के बारे में ब्रीफली कुछ जान लेते हैं। उन्होंने अपने इस हालत में भी अपने लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप हार ना माने कभी। जिन्होंने अपने जीवन को अपने ही इन शब्दों के लिए एक मिसाल के तौर पर साबित किया है, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे, वो है स्टीफन हॉकिंग। इनको आप जानते होंगे, लेकिन उतना नहीं जितना वे हैं। स्टीफन हॉकिंग एक फेमस प्रोफेसर, फिजिसिस्ट, ऑथर और एक कॉस्मोलॉजिस्ट थे। कॉस्मोलॉजिस्ट उनको कहा जाता है जो यूनिवर्स की स्टडीज करते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने तकरीबन 50 सालों से, मतलब कहा जा सकता है कि विज्ञान की दुनिया उन्हीं के हाथ में थी। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टरों के परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम स्टीफन विलियम हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग ने 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस के साथ ग्रेजुएट किया। उनके पिता एक डॉक्टर थे और चाहते थे कि हॉकिंग भी उनके ही तरह एक डॉक्टर बने, लेकिन उनके लिए तो एक और अलग ही दुनिया उनके स्वागत करते हुए उनका बड़ा इंतजार कर रहा था, और वो था वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हॉकिंग का स्कूल लाइफ थोड़ा सा टफ रहा, क्योंकि उनके क्लासमेट्स उन्हें आइंस्टीन करके पुकारते थे। इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत कम समझते थे और पढ़ाई में वाकई बहुत कमजोर थे, और आइंस्टीन भी इसी तरह पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और जल्दी कुछ समझा नहीं करते थे। यही वजह थी कि हॉकिंग को आइंस्टीन के साथ कंपेयर करके उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। लेकिन इन दोनों ने भी बड़े होकर विज्ञान को ही बदल कर एक बड़ा चमत्कार किया है। इसीलिए चमत्कार है क्योंकि वो एक इतिहास है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग को पूरी दुनिया में ऑनर किया जाता है। जब हॉकिंग 21 साल के थे तो उनको एक बीमारी का असर पड़ा, दैट इज मोटर न्यूरॉन डिसीज, यानी MND। ये एक रेयर कंडीशन है जो ब्रेन और नर्व्स को प्रभावित करता है। ये कमजोरी का कारण बनता है और समय के साथ साथ बहुत खराब हाल बना देता है। और स्टीफन हॉकिंग 55 सालों से लाइलाज हालत में ही जीवित रहे। इस डिसीज MND का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो किसी इंसान के डेली लाइफ पर पड़ने वाले असर को कम करने में मदद करते हैं। कुछ लोग कई सालों तक इसी हालत में गुजरे हैं। अमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस यानी ALS, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो स्टीफन हॉकिंग में मौजूद था। इसके नतीजे में वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए थे। वो अपनी गर्दन के नीचे से अपना हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकते थे। डॉक्टरों ने इनकी इस बीमारी पे हार मान लिया था। 23 साल को आखिरी साल के तौर पर डॉक्टरों ने मार्क करके कहा कि वो मर जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हार नहीं माना कभी। क्या अगर वो इस किस्म की बीमारी से गुजर रहे हैं या फिर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो उनके लिए अपने लाइफ में कुछ चमत्कार करके दिखाने का हक नहीं बनता क्या? जरूर बनता है। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस ने बदल दी उनकी जिंदगी। हॉकिंग के लिए स्पीच ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। उनकी आंखों की मूवमेंट्स शब्दों में तब्दील होते थे। हॉकिंग ने कई सारे अचीवमेंट्स किए हैं अपने लाइफ में। उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, किताबें लिखी है और यहाँ तक कि उन्होंने एक्टिंग भी की है। मतलब स्टीफन हॉकिंग रियल लाइफ एक्टर है। इतना ही नहीं, पूरे साइंस वर्ल्ड को उन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ था। अगर दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो लाइक सर आइजैक न्यूटन, सर अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सब नॉर्मल इंसान थे। लेकिन अगर यही हम स्टीफन हॉकिंग की बात करें तो वो एक डिसेबल्ड पर्सन थे। अगर किसी को भी ये ALS की बीमारी आ जाए तो वो अपने बॉडी को हिला ही नहीं सकता। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना किसी में भी, तो ट्रस्ट मी, वो इंसान कुछ ना कुछ करके ही जाता है अपने लाइफ में। तो चलो अब हम जानते हैं इन्होंने ऐसे क्या अपने जिंदगी में किया है और क्या क्या इन्वेंशंस किए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनके आसपास घूमने लगी। हॉकिंग को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और खास तौर पर फिजिक्स में वो 2 कैटेगरीज के बारे में बहुत इंटरेस्टेड थे। पहला क्वांटम फिजिक्स। ये क्वांटम जो है दैट इज दुनिया की सबसे छोटी छोटी यानी टाइनी थिंग्स लाइक एटम। एटम के अंदर क्या है, वो कैसे दिखता है, वो कैसे काम करता है एंड ऑल, इसके बारे में और भी डिटेल्स जानने में वो बहुत दिलचस्प थे। दूसरा रहा यूनिवर्स के बारे में, यानी यूनिवर्स में क्या है, वहाँ क्या चल रहा है, वो कैसे बना है और वहाँ की डिटेल्स। और ये 2 ठहरे अलग अलग कैटेगरीज। अब स्टीफन हॉकिंग का मकसद ये था कि वो क्वांटम और यूनिवर्स को एक साथ जोड़ा करते थे, यानी उन दोनों में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। उनका थिंकिंग बाकी लोगों से अलग था। वो क्वांटम और यूनिवर्स को एक साथ कंपेयर करके देखते थे कि क्या ये दोनों सेम है,
शॉर्टली एक टाइनी पार्टिकल को भी और ये पूरे ब्रह्मांड को भी एक साथ देखते थे। यानी क्या इन दोनों में सेम फिजिक्स है? मतलब क्या क्वांटम भी वही समझाता है जो यूनिवर्स समझाता है? हॉकिंग एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे। थ्योरीज को सॉल्व करने के लिए सब कुछ प्रैक्टिकली करना होता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग कुछ भी प्रैक्टिकली नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी। उनके हर काम के लिए किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती थी। इसके बदले वो थ्योरीज खुद अपने माइंड में सोचते थे। एज वी ऑल नो दैट हमारा ब्रेन एक सुपर फास्ट कंप्यूटर से भी कम नहीं है, तो सेम ऐसे ही हॉकिंग को पढ़ने के लिए भी मुश्किल था। उनके पास कोई रहकर पेजेस को टर्न करता था ताकि वो पढ़ सके। जितने भी उन्होंने स्टडीज की हैं, वो सब उन्होंने लाइफ टाइम अपने जहन में ही स्टोर करके रखा था। जिन 2 सालों को डॉक्टरों ने उनकी आखिरी 2 साल के तौर पर मार्क किया था, उन्हीं 2 सालों में स्टीफन हॉकिंग अपने अचीवमेंट के ऑलमोस्ट करीब थे। स्टीफन हॉकिंग ने प्रूव किया है कि कुछ देखे बिना और कुछ प्रैक्टिकली किए बिना भी हम सब कुछ अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड है ही उतना पावरफुल। और वो कहते हैं कि मैं जो भी स्टडीज करता हूँ वो सब कुछ अपने माइंड में स्टोर कर लेता हूँ, यानी इमेजिन करके देख लेता हूँ कि ये ऐसा होगा और वो वैसा होगा, और सब कुछ ऐसे ही फंक्शन करता हूँ और फॉर्मूलाज बना के बाहर बोलता हूँ। ऐसे ही स्टीफन हॉकिंग ने कई सारे थ्योरीज प्रूव किए हैं। उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है ब्लैक होल थ्योरी, यानी कि इस दुनिया का और इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सबसे पहले कब और कैसे हुआ था, और समय के बारे में कुछ फॉर्मूलाज यानी टाइम ट्रैवल के बारे में। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे फिजिक्स के थ्योरीज प्रूव किए हैं। अब मैं ब्लैक होल के बारे में और थोड़ा सा टाइम ट्रैवल के बारे में ब्रीफली समझाकर वीडियो को खत्म कर लेती हूँ। हमारे ब्रह्मांड के बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्लैक होल। तो क्या है ये ब्लैक होल? ये कितने बड़े हैं? देखने में कैसे दिखते हैं? क्या ब्लैक होल इस दुनिया को खत्म कर सकता है? क्या किसी ने इसको देखा है? नहीं, किसी ने भी आज तक इस ब्लैक होल को ठीक से देखा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पृथ्वी है और उसके ऊपर सोलार सिस्टम एंड देन मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह वगैरह। सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और फिर एट लास्ट है यूनिवर्स, यानी पूरा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड जो है ना, इसके बारे में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना बड़ा है। फॉर श्योर इमेजिनेशन कोई आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के बारे में जितना कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं वो सब ठीक से 0.1% भी नहीं होंगे। सच में दोस्तों, इस ब्रह्मांड के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ ना, तो एहसास होता है कि भगवान कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना क्रिएटिव है। ना जाने उसने ये कैसे बनाया होगा और इसको वो मैनेज किस तरह से कर रहा होगा। ये सोचकर तो सच में बहुत अच्छा लगता है और हैरानी भी होती है। सो नाउ व्हाट इज ब्लैक होल? इस पूरी ब्रह्मांड में सन एक काइंड ऑफ स्टार है, छोटा सा स्टार। ऐसे ही लाखों और करोड़ों स्टार्स हैं पूरी ब्रह्मांड में, यानी इन्फिनिट स्टार्स। लाखों करोड़ों सन की तरह स्टार्स या उससे बड़े या उससे छोटे, इन सबको और कई सारे गैलेक्सीज को मिलाकर एक पूरा ब्रह्मांड बनता है। ये जो स्टार्स हम देखते हैं आसमान में, इसके अलावा जो स्टार्स यूनिवर्स में होते हैं सन जैसे बड़े बड़े, इनमें से कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जो भी शुरू होता है वो एक दिन जरूर खत्म हो जाता है। ये हकीकत है और ये हर छोटे से छोटे चीज में भी होता है। अगर कुछ इस दुनिया में शुरू हो रहा है तो वो एक दिन खत्म होने का नाम भी साथ ही लेकर आता है। सेम इसी तरह कुछ स्टार्स यूनिवर्स में होते हैं जिनका लाइफ टाइम खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा प्रकाश देकर एक्सप्लोड होकर फिर बहुत छोटा सा एक और स्टार बन जाता है, और उस स्टार के अंदर एक मोस्ट पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो जाता है और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं एक होल की तरह, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। जब वो वैसे बन जाते हैं तो उस होल में एक भयानक ग्रेविटी फोर्स क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्थ पे जंप करते हो तो वापस नीचे आ जाते हो। अगर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ही अगर जंप करें तो भी नीचे नहीं आ पाएंगे, उड़ते रहेंगे, because there is no air and gravitational force in space। ग्रेविटी फोर्स मतलब अगर आप बैठे हो या खड़े हुए हो तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से ये मुमकिन है। स्पेस में ग्रेविटी फोर्स नहीं होता, इसीलिए हम वहाँ उड़ते रहते हैं। वेरी सिंपल, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होता, ना हवा, ना किसी किस्म का आवाज और ना ही ग्रेविटी फोर्स। ऐसे ही जब वो स्टार का लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तो वो एक पावरफुल लाइट के साथ एक्सप्लोड होकर छोटा बन जाता है, और उसमें इतना पावरफुल ग्रेविटी फोर्स क्रिएट हो जाता है कि अगर कोई गलती से स्पेस में ब्लैक होल देखने के चक्कर में उसके आसपास भी चला जाए तो ब्लैक होल उसे अंदर खींच लेता है, और वो जो उसके अंदर गया सो गया,
मतलब वो बाहर कभी नहीं आ सकता। फिर वो जिंदा है या मर गया ये भी खुदा को ही पता होगा। जब उस ब्लैक होल के अंदर अगर एक लाइट भी चले जाए तो वो वापस नहीं आ सकता, तो इंसान क्या चीज है। लेकिन इसके अंदर है क्या, वो आज तक किसी को नहीं पता। रिसर्चर्स चल रहे हैं आज भी, लेकिन सिर्फ उस ब्लैक होल की फोटो लेने की करीब ही पहुंचे हैं। लेकिन इसके अंदर ना जाने क्या है। अब ये ब्लैक होल जहां आप अभी बैठे हो वहां से शुरू होकर 55 मिलियन लाइट ईयर्स तक दूर है, यानी कि वो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक साल की दूरी में जहां तक लाइट पास होता है उसी को लाइट ईयर कहते हैं। एक लाइट ईयर का किलोमीटर है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। आपने गौर किया, ट्रिलियन किलोमीटर्स होता है एक लाइट ईयर। आप इसी से एटलीस्ट अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि सिर्फ एक लाइट ईयर ही 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स है, तो 55 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी है ब्लैक होल और हमारे दरमियान। तो हमें पता कैसे चलता होगा कि ब्लैक होल दिखने में कैसे दिखता है। तो ये जो स्पेस में स्टोन्स, डस्ट, पार्टिकल्स होते हैं उन सबको ब्लैक होल अपने अंदर फोर्सफुली खींच लेता है, तो वो लाइट बन जाते हैं और ब्लैक होल का शेप दिखलाते हैं। अभी मैंने जो कहा कि ब्लैक होल हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, वो अभी अर्थ के पास धीरे धीरे पहुंच रहा है। ब्लैक होल तभी खतरनाक और भयानक होते हैं जब आप उसके करीब होते हो। ये इतना बड़ा इन्वेंशन, यानी ये हमारे सोच से बिल्कुल बाहर है, जस्ट अमेजिंग, बल्कि माइंड ब्लोइंग है। हॉकिंग 55 सालों से एक ही सीट पर थे, लेकिन पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द आ गया। जैसे 8 प्लैनेट सन की परिक्रमा करते हैं वैसे ही। तो अब उनकी दूसरे इन्वेंशन के बारे में जान लेते हैं, जो कि टाइम ट्रैवल है। इसके बारे में इनका क्या कहना है और दूसरे वैज्ञानिकों का क्या कहना है। टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। क्या समय यात्रा करना मुमकिन है? तो इसका जवाब हाँ भी है, ना भी है। मतलब आपने कई ऐसे हॉलीवुड मूवीज देखे होंगे टाइम ट्रैवल के बारे में। उस फिल्म के कैरेक्टर्स एक मशीन के अंदर बैठते हैं और कुछ बटन्स को प्रेस करते हैं और पास्ट या फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करते हैं। क्या हकीकी जिंदगी में समय यात्रा करना मुमकिन है? दरअसल अब हम टाइम के साथ ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी टाइम के साथ साथ हमारा उम्र बढ़ते जा रहा है, हमारा एक एक पल भी टाइम के साथ ही गुजर रहा है। लेकिन यहाँ टाइम ट्रैवल का असली मतलब ये हुआ कि टाइम का स्लो डाउन होकर आप पास्ट में जाओ और या फिर टाइम से बहुत आगे निकलकर फ्यूचर में जाओ। यही हम अभी जानेंगे कि ये मुमकिन है या नहीं। ऐसा कहा जा रहा है कि हम रियल लाइफ में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। लेकिन हम किसके जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब हुआ, हम वर्म होल के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ सारे साइंटिस्टों का यही कहना है कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल। लेकिन हम पास्ट में नहीं जा सकते, बल्कि भविष्य में जा सकते हैं। अगर ब्लैक होल को वर्म होल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो शायद पास्ट में भी टाइम ट्रैवल जाने का संभावना है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जहां तक ब्लैक होल की बात है, जो अंदर गया तो मानो उसका काम तमाम हुआ, यानी वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। अगर आप चाहकर भी टाइम ट्रैवल करते हो तो यकीनन आप वापस नहीं आ सकते, यानी एक तरफा यात्रा, वन वे ट्रैवल है। एक मेथड है जिसको केर्न न्यूमैन कहते हैं। इसके अनुसार स्पिनिंग ब्लैक होल है। अगर आप स्पिनिंग ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रैवल करते हो तो आप वापस आ भी सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का डिफरेंस सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी उनका कहना है कि टाइम सिर्फ एक मोह माया है। अगर टाइम के बारे में और भी देखा जाए तो स्पेस और अर्थ के टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। समय स्पीड और ग्रेविटी को प्रभावित करता है। ये आइंस्टीन का एक थ्योरी है। ये ना ही सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूव्ड है, बल्कि ये प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड वन है। और एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है। टाइम इज नॉट कांस्टेंट, यानी समय स्थिर नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक उदाहरण है। वो ऐसे ऐसे समझाते हैं कि put your hand on a hot stove for a minute, it seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour and it seems like a minute. यानी सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना हाथ गर्म चूल्हे पर रखो और ये वक्त 1 घंटे की तरह निकलता है। 1 घंटे के लिए एक सुंदर लड़की के साथ बैठो, घंटों घंटों तक बात करने के बाद भी ये ऐसा लगता है कि कुछ ही मिनट में ये घंटा गुजर गया। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दिन बहुत बोरिंग है तो आपके लिए समय को बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक एक पल भी घंटों के बराबर लगता है। यही अगर आपका दिन बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग है तो पता ही नहीं चलता कि समय कैसे बीत गया। हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। खुशी के पल जिंदगी में कितने भी हो, ऐसे लगते हैं जैसे वो चंद मिनटों में गुजर गए। लेकिन मुश्किल की घड़ी अगर जिंदगी में आए तो एक एक दिन भी सालों के बराबर होते हैं। और इसी तरह ब्लैक होल में एक हिस्सा है, दैट इज इवेंट होराइजन।
अगर कोई ब्लैक होल के इस हिस्से से आगे चला जाए तो वो बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आइंस्टाइन ये भी कहते हैं कि अगर कोई लाइट की स्पीड की तरह टाइम ट्रैवल कर सकता है तो ये यकीनी तौर पर मुमकिन है कि वो फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकता है। पर लाइट की स्पीड की तरह जाने के लिए आज तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाए गए हैं। अगर जा सकता है तो यकीनन वो फ्यूचर में भी टाइम ट्रैवल कर सकता है। ऐसे ही अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा जा सकते हैं तो हम पास्ट में भी जा सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करते हैं तो आपका जरूर एज स्लो डाउन होगा, यानी आप जैसे ही धरती से दूर होते जाओगे तो जाहिर है आपका एज स्लो होगा, क्योंकि स्पेस और धरती के टाइम में डिफरेंस है। एक एक प्लेनेट में भी अलग अलग टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर धरती पे अब 1 आवर 30 मिनट्स है तो स्पेस में 1 आवर 30 मिनट्स 5 सेकेंड्स हो सकते हैं। सिर्फ सेकेंड्स के ही नहीं बल्कि मिनटों का, घंटों का या फिर सालों का भी फर्क हो सकता है। तो अब ये टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक और दिलचस्प बात ये है कि इस धरती पे रियल लाइफ टाइम ट्रैवलर हैं। पता नहीं खुदा जानता है कि क्या वाकई इस धरती पे टाइम ट्रैवलर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक समय यात्री ने भारत के भविष्य का खुलासा किया है कि भारत 2040 में कैसा होगा। बहुत ही सबूत वगैरह दिखा रहे हैं और प्रूफ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको तो पता ही है टेक्नोलॉजी आजकल इतना पावरफुल हो गया है कि कुछ भी बोलकर ये लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी खुदा जानता है कि सच क्या है। और ये भी बात पक्का है कि टाइम ट्रैवल कोई भी कर सकता है, और ये बात डाउटफुल है कि क्या कोई वाकई टाइम ट्रैवलर हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कोई टाइम ट्रैवलर सच में है? अगर ये टाइम ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है तो क्या आप टाइम ट्रैवल करना पसंद करोगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर मुझसे कोई पूछे तो टाइम ट्रैवल करना अगर पॉसिबल है तो मैं जरूर टाइम ट्रैवलिंग करना पसंद करूंगी। ये टाइम ट्रैवल के बारे में सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे रहस्य हैं इसके पीछे। उनमें से सिर्फ मैंने आपसे कुछ अहम फैक्ट्स बताए हैं। तो यही है इनके इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस। बस मैं ऐसे ही बहुत आसानी से बोलती जा रही हूँ और आप सुनते जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने भी साइंस में बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। एक समय था जब इनके इन्वेंशंस ने साइंस की दुनिया को ही बदल दिया था। बात यहाँ पे इन्वेंशंस की नहीं है, एबिलिटी की है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की है। मतलब ये फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने भी बहुत कुछ साइंस में किया है वो सब एबल्ड थे, अपना काम खुद कर सकते थे, और इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस प्रैक्टिकली भी प्रूव किए हैं। यही अगर हम स्टीफन हॉकिंग की बात करें तो वो डिसेबल्ड थे। उनके लिए कुछ भी खुद से करना मुश्किल था, यहाँ तक कि वो अपना हाथ भी नहीं हिला सकते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उनको खुद पे भरोसा था कि वो जो चाहे कर सकते हैं। उनके लिए सब कुछ पॉसिबल था। वो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे। बहुत ही हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इतना सब कुछ अपने सिर्फ आई मूवमेंट से ही किया है। वो डिसेबल्ड थे, पूरी तरह से पैरालाइज थे। स्टीफन हॉकिंग अपना खुद का काम नहीं कर सकते थे, इसके लिए उनको किसी और की जरूरत होती थी। वो खुद पढ़ सकते थे, लेकिन वो भी किसी के सहारे के साथ ही पढ़ सकते थे। जब वो किसी बुक की स्टडी करते थे तो उनके पास कोई खड़ा होकर पेज को टर्न करता था। जो पढ़ते थे वो लिख तो नहीं पाते, इसीलिए वो सारे इंफॉर्मेशन जो पढ़ते हैं उन सबको अपने माइंड में स्टोर कर लिया करते थे, और अपने आंखों के मूवमेंट्स के जरिए ही सारे थ्योरीज प्रूव करते थे। इनके लाइफ से हम सभी को एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो क्या है कि हम सब खुदा के करम से हेल्थी हैं, एबल्ड हैं, अपने अपने काम खुद करने की ताकत रखते हैं, समझने की ताकत है, कोई कमी नहीं है। इन सब का शुक्र अदा करके जिंदगी में आगे बढ़ने के बगैर अगर कुछ हासिल करना है तो हम सब 1-2 बार कोशिश करते तो हैं और फिर हार मान के बैठ जाते हैं। ठीक से समझते भी नहीं है कि खुदा ने हमको किसी भी चीज की कमी नहीं दी। आजकल लोग समझते हैं कि दौलत और शोहरत ही सब कुछ होता है। हाँ, ऑब्वियसली यही सब कुछ है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो सब कोशिश और भरोसे से ही हासिल होता है। आप ऐसे ही बैठे रहो, कुछ कोशिश मत करो। अगर कोशिश करो भी तो सिर्फ 2-3 बार करके हार मान जाओ, ऐसे नहीं मिलता जिंदगी में कुछ भी। कोशिश करना जरूरी है। उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी खुद पे भरोसा करना। स्टीफन हॉकिंग को खुद पे भरोसा था और वो पैरालाइज जरूर थे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर उनकी ही सोच इतना बड़ा है तो हमारी सोच क्या ही है उनके आगे। हम सबके लिए एक बेस्ट इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है स्टीफन हॉकिंग। देखो तो जरा, हम इनसे क्या कुछ नहीं सीख सकते सक्सेस होने के लिए। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस और फोकस ने उन्हें इस पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। लोग स्टीफन हॉकिंग को डिसेबल समझते थे, लेकिन वो खुद को डिफरेंटली एबल समझते थे। तो ऐसे ही होता है जिंदगी में सब कुछ। एक रास्ता अगर हमारे लिए बंद है तो दूसरा रास्ता जरूर खुला होगा।
अगर लोग हमारी खामियां निकाल रहे हैं तो निकालने दो, हमें नालायक समझते हैं तो समझने दो, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप डिफरेंटली एबल हो। स्टीफन हॉकिंग ने जो इन्वेंशंस की है वो सब सारे आई मूवमेंट से की है। गौर कीजिए जरा इस बात पे कि स्टीफन हॉकिंग पूरी तरह से विकलांग थे बाहर से, और अंदर से जरूर टूट गए होंगे उनकी खुद की हालत को देखकर, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने डिफरेंटली सोचा और डिफरेंटली काम लिया। सारी जिंदगी यानी 55 सालों से वो एक ही सीट पर बैठे रहे, लेकिन देखो किस्मत भी क्या खेल खेलती है। वो नहीं जाते थे कहीं भी अपने इन्वेंशंस को प्रूव करने, बल्कि पूरी दुनिया उनके पास आती थी उनके इन्वेंशंस को देखने और समझने। है ना एक कमाल की बात। जब सभी ने उम्मीद खो दी थी, तब स्टीफन का एक सपना था कि उन्हें मार डाला जा रहा था अंदर से, और उनका मानना है कि इस बीमारी ने उन्हें आज वैज्ञानिक बनने में मदद की। जैसे कि वो कहते हैं, मेरी ये हालत निदान होने से पहले मैं जिंदगी से बहुत बोर्ड था, कुछ भी करने लायक नहीं लगता था, लेकिन हमारे पास तो कोई कमी नहीं है। मतलब अगर आपने सोच लिया तो ट्रस्ट मी, आप इनसे भी आगे सफल कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको स्टीफन हॉकिंग की लाइफस्टाइल ने काफी मोटिवेट किया होगा। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर लेना। सिर्फ किसी की लाइफस्टाइल के बारे में सुन लिया और पढ़ लिया तो बड़े जोश में आकर हर कोई अपना लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश जरूर करेगा और बहुत कुछ बोलेगा, मैं देखना अपनी लाइफ में क्या क्या करता हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, ऐसी बातें जिसे सुनकर एक छोटी सी छोटी सोच रखने वाला भी अपने लाइफ में कुछ करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। फिर ये जोश एक नॉर्मल इंसान के अंदर सिर्फ 2-3 दिन तक ही टिकता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि हर वक्त आपको मोटिवेटेड पर्सन होना चाहिए। चाहे जिंदगी में कितने भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, आपको उनकी तरफ कभी नहीं मुड़ना है। एक बार अपने गोल को अचीव कर लो पूरे जुनून, फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, फिर चाहे कुछ भी कर लेना अपनी लाइफ में जो मुनासिब लगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, ये जो लाइफ है ना, ये दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए लाइफ में स्टेबल होकर कुछ तो बनना है यार। एक सेलिब्रिटी वाली लग्जरियस लाइफ हमें भी जीना है, जो चाहे अपनी लाइफ में करना है, जैसे चाहे अपनी लाइफ को गुजारना है। लेकिन ऐसे सुकून पाने के लिए आपको कुछ अरसों तक मेहनत करना होगा। बिना मेहनत और कोशिश के कुछ भी मुमकिन नहीं है। सिर्फ कुछ अरसों की बात है। अपने लाइफ में एक गोल सेट करो, उस पर फोकस करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना हर कदम आगे बढ़ाओ और जुनून के साथ काम करो। फिर देखना आप अपने लाइफ में वेल एस्टैब्लिश्ड, सक्सेसफुल और स्टेबल जरूर होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी जरूर शेयर कर लीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक विकलांग इंसान ने सिर्फ अपने आई मूवमेंट से क्या क्या कर दिखाया अपने जिंदगी में, जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट रिसर्च करने में नाकाम रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सभी से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।